ये कहानी 15 साल की जेन नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जिसे 32 साल के एक चाइनीज लड़के से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो दिन रात सुबह शाम हर वक्त बस घवाघप करते हैं, लेकिन जेन के घर वालों को बस पैसों से मतलब था। उसके बाद उनके घवाघप पे फुल स्टॉप कब लगता है, वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है 11th द लेओवर, और ये मूवी 1992 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक बूढ़ी औरत का फ्लैशबैक देखते हैं, जो हमें लिख के कुछ बता रही थी। और उसके बाद हम 15 साल की जेन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है, और वो अपने घर में अपने 2 भाई और अपनी माँ के साथ रहती है। जेन की माँ एक टीचर थी, लेकिन जेन को अपने बड़े भाई का बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो हमेशा ईगो में रहता था और वो छोटे बहन भाइयों को हमेशा परेशान करता था। जेन ये बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ उसके बड़े भाई को कुछ नहीं बोलती। जेन अपने घर आई थी क्योंकि उसकी छुट्टियां पड़ चुकी थी, और छुट्टियां खत्म होने के बाद वो लोग स्कूल के लिए वहां वापस जाने लगते हैं, और उसकी मॉम भी उसके साथ उसे छोड़ने जाती है। जेन नाव से बाहर निकल के वहां की चीजों को सर्व कर रही थी, लेकिन तभी कार में बैठा एक अमीर चाइनीज लड़का उसे भी देख रहा था। उसके बाद वो लड़का जेन के पास जाता है और उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन जेन उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती। उस लड़के का नाम टोनी था, और वो जेन को बताता है कि मैं इसी गांव में रहता हूँ, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। जिसके बाद जेन भी उसकी बात मान जाती है, क्योंकि उसे भी कार में बैठना था। कार में जाते वक्त दोनों को एक दूसरे से बात करनी थी, लेकिन उनके पास कोई पॉइंट नहीं था। तब जेन उसे बताती है कि मैं 17 साल की हूँ, और उसके बाद टोनी भी उसे अपनी एज 32 साल बताता है। उसके बाद दोनों के पेट में गुड़गुड़ी होने लगती है, और टोनी उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन जेन को भी इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो भी टोनी में इंटरेस्ट ले रही थी। जेन टोनी को अपनी एज इसलिए गलत बताती है ताकि टोनी उसके नजदीक आ सके। उसके बाद टोनी जेन को उसके हॉस्टल छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। जेन की लाइफ में कोई आया, इससे जेन काफी खुश थी, और वो एक्साइटमेंट में अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बताने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेन अपने घर से स्कूल जा रही थी, तो स्कूल के बाहर उसे टोनी की कार दिखाई देती है। जिसके बाद जेन टोनी का इशारा समझ जाती है और वहां जाके उसकी कार पे किस करके चली आती है, जिससे टोनी के भी प्यार के बुलबुले फूटने लगते हैं, क्योंकि उसे यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है कि जेन भी उसे लाइक करती है। शाम को स्कूल से छुट्टी होने के बाद जेन फिर से टोनी को देखने लगती है, लेकिन टोनी वहाँ नहीं था। अगले दिन जेन अपने स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी। तब उसे बाहर टोनी की कार दिखाई देती है, और वो उसके गाड़ी में बैठ के वहाँ से चली जाती है, जहाँ टोनी उसको जन्नत की शेयर करवाने के लिए उसे प्राइवेट रूम में ले जाता है। टोनी उससे बोलता है कि ये तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए लॉज है, पर वहाँ के माहौल से जेन समझ जाती है कि ये घबाघप के लिए रूम है, जहाँ बस आवाजें निकलती हैं। टोनी जेन की एज को लेके काफी कंफ्यूज था, क्योंकि जेन उसके एज से काफी छोटी थी। जिसके बाद टोनी जेन को अपने घर जाने के लिए बोलता है। तब जेन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ घबाघप करो। ये सुन के टोनी को जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया हो, और टोनी अपनी गाड़ी बहुत स्पीड में चलाता है, कभी बैठ के तो कभी लेट के, कभी आगे से तो कभी पीछे से, कभी जैगवार तो कभी BMW, और वो पूरे दिन ऐसा ही करते हैं जैसे उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो। उसके बाद जेन टोनी को बताती है कि हमारे पापा के एक्सपायर होने के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, जिससे टोनी को लगता है कि जेन ने मेरे साथ घबाघप बस पैसों के लिए किया है। तब जेन बोलती है कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ और अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हूँ। जिस पर टोनी बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ, जिस पर जेन उसे साफ मना कर देती है। उसके बाद वो दोनों होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ टोनी जेन से बोलता है कि हमारे चाइनीज में एक वसूल है, मैं एक चाइनीज हूँ और मेरी शादी भी किसी चाइनीज से ही होगी, और मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। जिस पर जेन खुद को तसल्ली देने के लिए बोलती है कि मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, और ये एक हसीन पल है जो मैं तुम्हारे साथ जी रही हूँ। रात को सोते वक्त जेन रो रही थी, क्योंकि उसे टोनी से सच्चा वाला प्यार हो गया था, लेकिन जेन अब उसे ये बात नहीं बता सकती थी। और जेन स्कूल जाने के बहाने पूरा दिन टोनी के पास जाके उसके साथ घबाघप करती थी। एक दिन जेन की मॉम उसे टोनी की कार में आते हुए देख लेती है, और घर आने पे वो जेन को एक लेटर दिखाती है, जो
इसकी स्कूल कंप्लेंट थी जिसमें लिखा था कि जेन 3 दिन से स्कूल नहीं आई है। जिसके बाद जेन की माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि 3 दिन तक तुम कहाँ थी। जिस पर वो अपनी फैमिली को बताती है कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत ज्यादा अमीर है। जिसके बाद उसके घर वाले उसे कुछ नहीं बोलते और यहाँ हमें पता चलता है कि जेन के घर वाले काफी लालची थे। अगले दिन जेन अपने घर वालों को टोनी से मिलवाने के लिए ले जाती है, जहाँ टोनी भी उनकी फैमिली से बात करता है। लेकिन किसी को टोनी की बातों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता और सब लोग खाने के पीछे लगे थे क्योंकि उनको बस टोनी का खाना पीना और हराम पचाना था। टोनी इनकी हरकतों को देख के इनका इरादा समझ जाता है और वो इन्हें कुछ पैसे दे देता है। अब जेन के घर वालों को टोनी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अब टोनी जेन के साथ दबा के घवाघप करता है। एक दिन जेन टोनी से बोलती है कि मेरी मम्मी को कुछ पैसों की जरूरत है और टोनी भी उसे पैसे दे देता है क्योंकि टोनी पैसों के चक्कर में जेन को नहीं खोना चाहता था। और उसके बाद जेन की माँ घनी बारिश में जेन के स्कूल आके उससे पैसे ले जाती है। अब स्कूल में सारी लड़कियां जेन से दूर रहने लगी थी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जेन कैसी लड़की है, पर जेन को इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसके बाद जेन टोनी से बताती है कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस जाना पड़ेगा और तब टोनी जेन को अपनी माँ की डायमंड रिंग देता है ताकि रिंग के बहाने वो टोनी को याद रख सके। उसके बाद टोनी अपने पापा के पास जाके जेन की बात बताता है और बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है, पर उसके पापा उसे साफ मना कर देते हैं। उसके बाद टोनी अपने पापा के साथ हुई सारी बातें जेन को बताता है और बोलता है कि हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। लेकिन जेन उसे शादी से मना कर देती है क्योंकि जेन को लगता है कि अगर मैंने टोनी के साथ भाग के शादी की तो उसके पापा उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। उसके बाद घर आने के बाद जेन की माँ उसके हाथ में डायमंड रिंग देखती है और बोलती है कि एक कल मुही ये डायमंड रिंग कहाँ से लाई, और वो उसकी डायमंड रिंग ले लेती है। अगली सुबह जेन का बड़ा भाई काम के पर्पज से शहर से बाहर जा रहा था, जिसे देखकर ये दोनों बहन भाई काफी खुश होते हैं क्योंकि इनका बड़ा भाई बहुत हरामी था जो इनको हमेशा परेशान करता रहता था। उसके बाद जेन टोनी कक्कर से मिलने जाती है जो काफी सैड था क्योंकि कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। जिस पर जेन उससे बोलती कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुमसे मिलती रहूंगी और मैं ही तुम्हें दूंगी। लेकिन टोनी कक्कर फिर भी रोता रहता है। अब जेन फ्रांस जाने के लिए पूरी तैयारी में थी, जहां जेन की माँ बोलती है कि फ्रांस जाने में हमारी पूरी मदद टोनी ने की है। जिसके बाद जेन टोनी से मिलने के लिए जाती है और पूरे दिन वेट करने के बाद भी टोनी उसके घर पे नहीं आता और फ्रांस जाते टाइम उसे टोनी की कार दिखाई देती है जिससे उसे लगता है कि टोनी उससे मिलने आया है, लेकिन टोनी वहाँ भी नहीं आता और जेन काफी ज्यादा रोने लगती है। तब हम जेन की पुरानी बातों से अभी की प्रेजेंट बात में आते हैं, आई मीन फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। जेन अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और जेन ही अपनी कहानी लिख के हमें बता रही थी। तब उसे टोनी का कॉल आता है और वो बोलता है कि शादी के बाद भी और इतने दिन बीतने के बाद भी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मरते दम तक मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। और जो एक्सप्लेनेशन हमने देखी वो जेन नाम की ही बूढ़ी औरत कर रही थी जिसने हमें अपनी कहानी सुनाई और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइज आई होप कि आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे आगे ऐसी ही वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।